नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। विष्णुदेव साई ने अभिनव महाकुंभ 1.0 कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के विकास, संस्कृति और सामाजिक समरसता को मजबूत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संदेश जाता है। उन्होंने युवाओं से संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का भी आह्वान किया और कार्यक्रम के दौरान ही कई सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आज दंतेश्वरी माई की पवित्र भूमि जगदलपुर, बस्तर और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित इनोवेशन महाकुंभ 1.0 की इस समापन सत्र में मंच में विराजमान बस्तर के माटी पुत्र हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, जगदलपुर के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण सिंह देव जी, बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, हमारे चित्रकूट के विधायक श्री विनायक गोयल जी, बेवरेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, एसटी आयोग के चेयरमैन श्री रूप सिंह मंडावी जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, पूर्व विधायक श्री लच्छूराम कश्यप जी, श्री जगदीश पटेल जी, दिनेश पाटिल जी, प्रोफेसर राजू प्रकाश जी, डायरेक्टर आईआईटी भिलाई, डॉक्टर प्रकाश कविश्वर जी, श्री केशव डुबोलिया जी, इस यूनिवर्सिटी के वीसी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश लालवानी जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, हमारे बस्तर रेंज के कमिश्नर श्री डोमन सिंह जी, आईजी श्री पी सुंदर राज जी, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी और विभिन्न जगहों से आए हमारे सभी कुलपतिगण, प्रोफेसर्स, मीडिया के मित्रगण, नागरिक बंधुओं और हमारे स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आज इस इनोवेशन महाकुंभ में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को डिजिटल उद्यमिता, ई कॉमर्स और आधुनिक तकनीक की शिक्षा दे रहा है। इनोवेशन महाकुंभ 1.0 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारे बस्तर के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, वे बहुत मेहनती भी हैं, केवल उनको सही मन, सही मार्गदर्शन और एक अवसर देने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से इस महाकुंभ से ये सब मार्ग आने वाले समय में प्रशस्त होगा। दुनिया का जो भी बदलाव हुआ है वो इनोवेशन से ही शुरू हुआ है और ये महाकुंभ 2 दिनों तक चला है। इसमें अलग अलग जगहों से हमारे विषय विशेषज्ञ भी आए हैं और सब अपने अपने विषयों में आप लोगों को जानकारी दिए होंगे। और जैसे मैंने कहा और केदार जी बता रहे थे कि आज के इस 2 दिवसीय महाकुंभ में हमारे आत्मसमर्पित बच्चे भी, वो लोग भी इस
महाकुंभ का फायदा लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस महाकुंभ का फायदा हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे बस्तर क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। मैं पुनः यूनिवर्सिटी परिवार को इस आयोजन के लिए एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारा ये छत्तीसगढ़ एक बहुत ही समृद्ध प्रदेश है। यहाँ पर मिनरल्स के भंडार हैं, खनिज संपदा से हमारा ये प्रदेश भरपूर है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी सैकड़ों तरह के इस प्रदेश में है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ पर मेहनत कश हमारे कृषक हैं और छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए पूरे देश दुनिया में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और हमारे प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा जो रोड़ा था, जो बाधा था नक्सलवाद, वो अब समाप्त हो गया है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में प्रशासनिक बदलाव किया गया, जहां पर 2013 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। उनके कार्यभार संभालने के बाद से जिले में विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर नई उम्मीदें जताई जा रही हैं। इससे पहले वे उच्च शिक्षा विभाग में आयुक्त और प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे और वहीं पर निवर्तमान कलेक्टर नीला कमलेश मांडवी को छत्तीसगढ़ खादी और इसके साथ ही प्रबंधन संचालक बनाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि सड़क, पेयजल और ग्रामीण विकास को लेकर भी लगातार चर्चा हुई। रामभद्राचार्य ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान में बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि देश की संसद में 370 सीटें मिल जाए तो 1 मिनट में हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की दीक्षा में ही यहाँ पर दिशा में परिस्थितियां जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। भविष्य में इसके संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। स्वामी रामभद्राचार्य ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि वे अखंड भारत की परिकल्पना को साकार होते देखना चाहते हैं और इसके लिए निरंतर यज्ञ और साधना कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का ननिहाल बताते हुए प्रदेश के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ 1978 से। तो जब ये छत्तीसगढ़ नहीं था, मध्य प्रदेश में था तब से। और जिस दिन छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी उस दिन भी मेरी दूधाधारी में यहाँ कथा थी, दूधाधारी मंदिर में। मैं तो छत्तीसगढ़ को बहुत आशीर्वाद दूंगा क्योंकि यहीं की जन्म हुई हमारी बड़ी महारानी कौशल्या महारानी है। हम लोग अयोध्यावासी हैं भाई। छत्तीसगढ़ के तो प्रत्येक नर नारी के प्रति मेरे बहुत आशीर्वाद हैं। कहलाता नहीं है, पहले कहलाता सब वापस लो। भगवान श्री राम का ये ननिहाल है। यहीं पर तिदुआ धाम से 15 किलो दूर पर एक कोसला नाम का स्थान है। कोसला, और कोसला में जन्मने के कारण भगवती राम का नाम है कौशल्या। मतलब यहाँ के भगवान राम भांजे हैं। क्या बिगड़ गया? बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जो मोदी जी ने कहा था ना कि गंगोत्री से गंगा सागर तक पूरा हो गया। उत्तराखंड गंगोत्री में आया। उत्तराखंड में गंगोत्री है, वहां भी भाजपा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा है, बिहार में भाजपा है और बंगाल में भाजपा है। जो वादे नई सरकार के सब पूरा करेगी। अब देखो, मैं तो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मैं निरर्थक कम बोला करता हूँ। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मैं। इट विल टेक टाइम। राजनांदगांव में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर पद्मश्री से सम्मानित फूलबासन बाई यादव का अपहरण करने की कोशिश की गई। उन्हें फोटो खिंचवाने के बहाने ये जानकारी सामने आई। कार में बिठाया गया और जिसके बाद हाथ मुंह बांधकर जबरदस्ती आरोपी उन्हें ले जाने के लगे और फिर चेकिंग के दौरान ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया और इस तरह से
फूलबासन बाई की जान बच गई और घटना के बाद भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध समाज सेविका फूलबासन बाई यादव से मुलाकात की और मामले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इसको लेकर सामाजिक सेवा की सराहना करते हुए बताया कि वो दूर दराज के इलाकों में जाकर गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए लगातार काम करती हैं। देखिए, कानून व्यवस्था में जो आज एक डर का माहौल पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर है, वो सोचने का विषय है। आप समझिए चाकूबाजी की घटनाएं कितनी हो रही है और चाकूबाजी करने के लिए कितना हौसला चाहिए। तो नशे के कारण ये बच्चों में हौसला आ रहा है या फिर आपराधिक गतिविधि, पैसा या किसी ना किसी लोभ के कारण ये सारी चीजें हो रही है। तो छत्तीसगढ़ की जो शांति थी, छत्तीसगढ़ को जिसको शांति के लिए जाना जाता था, इतिहास में भी देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कभी भी मारकाट, अपहरण इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। एक घटना ही पूरे छत्तीसगढ़ को की जनता को परेशान कर देती है। यहाँ तो अब सैकड़ों घटनाएं हो रही है, रोज घटनाएं हो रही है। कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं बच्चियों के साथ अनाचार हो रहा है, कहीं पर हमारी इतनी जो प्रसिद्ध बहन है, महिला है, उनके साथ अपहरण की कोशिश हो रही है। तो ये सोचने का विषय है और मुझे लगता है कि प्रदेश की जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी को और अपने संगठन को उनके कामों को करने में ज्यादा व्यस्त है। इनको कभी चुनाव में जाना होता है, कभी देश की राजनीति में अपना व्यक्तित्व, अपना भाषण देना होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विषय पर इनकी किसी की चिंता नहीं है। ना माननीय सारंगढ़ ब्लॉक के ग्राम उलखर और नवापारा में सुशासन तिहार 2026 के तहत भव्य शिविर का आयोजन किया गया और इन शिविरों में ग्रामीण से कुल 1474 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर डॉक्टर संजय कनौजे ने शिविर का निरीक्षण कर सभी विभागीय स्टॉलों की जानकारी ली और समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। शिविर में स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और किसान पुस्तिका और इसके साथ पेंशन और आवास योजना का लाभ मौके पर ही दिया गया और साथ ही गर्भवती महिलाओं को उपहार और इसके साथ बच्चों को अन्न प्रशासन भी कराया गया और इसके अलावा ग्रामीण को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत गंगद्वारी में सुशासन तिहार 2026 के तहत में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1273 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और इस शिविर में 25 ग्राम पंचायतों के लोग भी शामिल हुए। वहीं पर आपको बता दें कि अन्य विभागों ने योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में विधायक धर्मलाल कौशिक और कलेक्टर कुंदन कुमार और इसके साथ जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे मौजूद रहे। विधायक ने इसे जनता का योजनाओं के पहुंचाने की अच्छी पहल बताते हुए यहां पर आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाएं भी दी गई। साथ ही कई विकास कार्यों की स्वीकृति भी दी गई है। अगला शिविर 7 मई को मुंगेर में होगा। आज सुशासन तिहार 2026 के दूसरे चरण में आज गंगद्वारी में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ और काफ़ी बड़ी संख्या में 25 गांव, 25 ग्राम पंचायतों के लोग आए। सभी जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और आदरणीय विधायक जी भी मौजूद थे और बहुत अच्छा शिविर रहा। करीब 500 आवेदन इस शिविर में आए, जिसमें कि 463 जो है वो मांग थी और करीब 36 शिकायतें थी। शिकायतों में मूलतः चूँकि गर्मी का समय चल रहा है तो पानी की शिकायत, बिजली की शिकायत, कुछ राजस्व की शिकायतें थी और निर्देशित किया गया है अभी, क्योंकि बिजली और पानी अभी गर्मी के समय में ये दोनों ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका निराकरण करना सबसे ज़रूरी होता है। तो जो हमारे CSPDCL के अधिकारी हैं और हमारे जो राजस्व अधिकारी हैं और PHE के अधिकारी हैं और पंचायत के जितने हमारे सरपंच हैं, पंच हैं, उनको ये निर्देशित किया गया है कि पानी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और 15वें वित्त का पैसा हो या मूलभूत का पैसा हो या PHE का जो भी है, जो अधूरी योजनाएं हैं उसको जल्दी से उसका पूरा करना है।
कुछ पेमेंट की समस्या भी है, तो उसको एक बार राज्य शासन से उसमें बात की। 1 मई से 10 जून तक गाँव में जाएंगे, सारे अधिकारी रहेंगे, उनका आवेदन पत्र लेंगे, मौके पे निराकरण करेंगे और उसके साथ में उनके जो दिक्कतें हैं उनका समाधान करेंगे। नाम सुशासन त्योहार, संवाद से समाधान। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर आज हम लोगों ने राशन कार्ड का वितरण किया, बिजली बिल जिनका प्रमाण पत्र जो आज ज्यादा था उनका कम के उसका प्रमाण पत्र वितरण किया। यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित किया गया, नए आधार कार्ड का वितरण किया गया है, मत्स्य विभाग के द्वारा अपनी योजना का वितरण किया गया है और उसके साथ में यहाँ पर शुगर का, सिकल सेल का, बीपी का जो जांच हुआ है उनको मुफ्त में दवाई दिए हैं। सभी विभाग के यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहे और उपस्थित रह करके अपने अपने विभागों का उन्होंने जानकारी दिया और निश्चित रूप से ये जो सफलता इसकी देख रही है। पीडब्ल्यूडी में कथित टेंडर घोटाले का मामला सामने आया। आरोप है कि 50 लाख रुपए के ठेके में चयनित फर्म श्री जी का नाम हटाकर फॉर्चून अंश को काम दे दिया गया। जानकारी के अनुसार नियमों की अनदेखी कर टेंडर प्रक्रिया में ही बदलाव किए जाने और कम बोली लगाने वाली फर्म को ही बाहर किए जाने की भी आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर शिकायतों में राज्यपाल मुख्यमंत्री तक ये पहुंचाई गई, जिससे कि प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ गई है। आरोप है कि नोट शीट में हेरफेर कर दूसरी फर्म में भी ठेका दिया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि अभी तक विभाग की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। मैंने शिकायत किया, एक टेंडर निकाला गया था पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत 15/21/67 टेंडर नंबर। इसके तहत 50 लाख का कार्य निकाला गया था, जिसमें 4 निविदाकारों ने भाग लिया था, जिसमें से डॉक्यूमेंट चेक करने पे 2 को अनर्ह कर दिया गया था, 2 का दिखाया गया था, जिसमें श्रीजी इलेक्ट्रिकल्स का 6.5% से कम दर पर पाया गया, सबसे कम इन्हीं का रेट। और सारे डॉक्यूमेंट श्रीजी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से ही अपलोड किए हैं ऑनलाइन पोर्टल पर। मैंने आरटीआई के तहत सारा डॉक्यूमेंट निकाला है, तो सारा जो डॉक्यूमेंट्स है नजर 2, ITR, बैंक सॉल्वेंसी, सारा कुछ निकला है श्रीजी इलेक्ट्रिकल्स के नाम पे। और जब इसका पेमेंट किया गया तो इसका पेमेंट किया गया फॉर्चूनेंस, जो कि इस टेंडर में भाग ही नहीं लिया है। यह अनियमितता है टेंडर पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से। सबसे पहले मैं इसकी शिकायत आज से जुलाई में किया था, जुलाई 25 में इसकी शिकायत मैंने सचिव को किया था, लोक निर्माण विभाग में किया था, ENC किया था, उसमें शिकायत किया था और आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और अभी मैंने पुनः इसमें फिर से शिकायत किया है, मुख्यमंत्री को किया हुआ है, अरुण साहू जी को किया हुआ है, उप मुख्यमंत्री को, और सभी को मैंने फिर से शिकायत और स्मरण कराया है कि इस पर कुछ कार्रवाई की जाए। बट मैंने जब जुलाई में किया था उसके बाद कोई भी ना इस पर कुछ कार्रवाई की गई है, ना ही मुझे कुछ सूचित किया गया है कि हाँ यहाँ इस पर कुछ एक्शन लिया जा रहा है। और यह भारी अनियमितता की गई इस टेंडर पर। किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, अभी तक मेरे पास सारी रिसीविंग पड़ी हुई है, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, ना ही मुझे कुछ सूचित किया है। अब यह पूरा अधिकारों का ये लोग दुरुपयोग किए हैं, लोग पूरा दुरुपयोग करके पूरा टेंडर में बंदरबाट किए हैं। 50 लाख का टेंडर है और कोई भी अधिकारी कुछ भी एक्शन इस पर नहीं ले रहा है। कोरबा में सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत में पुलिस ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर 90 से अधिक निगरानी बदमाश और गुंडा तत्व के परेड कराई गई और इस दौरान कई चेतावनी भी दी गई है। इसके साथ ही वह किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों से दूर रहे और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सामान्य जीवन जिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने भी सभी को सख्त संदेश दिया, यदि दोबारा अपराध करते पाए गए तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद पुलिस ने ऑपरेशन तलाश अभियान में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया। बता दें आपको, यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक चलाया गया और जिसके तहत ही पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में विशेष टीम बनाकर ही गुमशुदा लोगों की लगातार तलाश की गई। इस दौरान ही 47 महिलाओं और 14 पुरुषों और 7 बालिकाओं सहित कुल 68 लोगों को सुरक्षित बरामद कर उनके परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने अन्य राज्यों से भी कई लोगों का पता लगाकर उन्हें वापस लाने में सफलता पाई। देश में ऑपरेशन तलाश का एक अभियान चलाया गया था अप्रैल माह के लिए, जिसमें जितने भी गुम इंसान हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या बालक बालिका हो, उनको दस्तयाब करने हेतु एक विशेष अभियान चलाने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देशित किया गया था। जिसके तारतम्य में गरियाबंद पुलिस के द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने एक टीम बनाई थी और विभिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ भी सूचनाएं मिल रही थी हम लोगों ने भेजा था और हम लोगों ने कुल अप्रैल माह में 68 लोगों को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे प्रदेश में गरियाबंद जो है वो द्वितीय स्थान पर रहा है। 35% की हम लोगों ने रिकवरी की है, लोगों को दस्तयाब किया है।
तो एक अच्छा आंकड़ा रहा है और ये अभियान दरअसल चल भी रहा है, गुम इंसानों को लेके और गुम बालिकाओं को लेकर ये अभियान चल ही रहा है, लेकिन बट ये ऑपरेशन तलाश एक महीने का एक विशेष अभियान था जिसमें गरियाबंद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। राजधानी रायपुर के रावाभाड़ा इलाके में संदिग्ध सामान मिलने से हड़कंप मच गया, जहां पर एक मकान से ऐसा रॉ मटेरियल बरामद हुआ जिसका उपयोग देसी बम बनाने के लिए किया जा सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई, जहां पर वार्ड क्रैंप 13 में मौजूद एक घर से एक संदिग्ध बैग से बैटरी और वायर, एयरगन और इसके साथ केमिकल की 2 बोतलें और डेटोनेटर जैसे सामान भी जब्त किए गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बरामद सामग्री की बारीकी से जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बम बनाने का सामान किस मकसद से रखा गया था और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं। कोरबा पुलिस ने सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के तहत में बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन रेलवे लाइन से केबल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया और इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया केबल और 50,000 रुपए भी नगद बरामद किए गए हैं और पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह लंबे समय से रेलवे निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले केबल की चोरी कर रहा था और सभी आरोपियों के खिलाफ में मामला दर्ज कर आगे की जानकारी जो है वो लगातार जुटाई जा रही है। राजिम के फिगेश्वर थाना क्षेत्र में एक चलती ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई और जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया। ट्रक का कुंडेल धान संग्रहण के लिए धान लेकर जा रहा था। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी और इंजन के ज्यादा गर्म होने के कारण यह आग लगी और इसी दौरान ट्रक का डीजल भी टंकी फट गई और जिससे आग और तेजी से फैल गई। स्थिति बिगड़ती देखकर ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायपुर के मोवा इलाके में पारिवारिक विवाद के दौरान एक जीजा ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से अपनी 2 सालियों पर गोली चला दी और इस हमले में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कब्जे में लेकर लाइसेंसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर लिया। आरोपी के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जाँच की जा रही है। कल रात को करीबन 10 से 10:30 के बीच में पंडरी पुलिस स्टेशन में लोकल लोगों के द्वारा सूचना आई कि कुछ गन शॉट्स की आवाज़ उषा जो प्राइम वाली जो बिल्डिंग है वहाँ से आई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची और उसके अलावा ACP, IPS प्रोबेशनर और बाकी जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी पहुँचे। पहुँचते ही वहाँ पर जो आरोपी था जितेंद्र कुमार वर्मा, उसे पुलिस के साहसी जवान के द्वारा अपनी सूझबूझ से पकड़ लिया गया। जब घटनास्थल था उसको देखें, वहाँ पर 2 महिलाएं, एक गीतांजलि और दूसरी दुर्गेश्वरी वर्मा, वो दोनों वहाँ पे थीं। उनको तुरंत हम लोगों ने उपचार के लिए हॉस्पिटल रवाना किया। जब हमने और पूछताछ करी तो पता चला कि वो दोनों उसकी सालियाँ लगती थी रिश्ते में और जो मामला पूरा था वो ऐसा था कि इन लोगों का पारिवारिक विवाद, जो जितेंद्र वर्मा है उसकी बीवी खिलेश्वरी से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते पिछले एक महीने से उन लोगों के बीच में झगड़े हो रहे थे। इसके अतिरिक्त पिछले 1 हफ्ते से जो खिलेश्वरी थी वो अपने पति जितेंद्र कुमार वर्मा का घर छोड़कर अपने मायके आ गई थी। इसीलिए कल शाम को जो जितेंद्र कुमार वर्मा है वो अपने ससुराल आया और उसने अपनी जो साली थी गीतांजलि उसको बोला कि उसको उसकी बेटी और उसकी पत्नी से मिलना है। इस पर उसने कहा कि उन लोगों का फ़ोन अभी बंद है तो आप कल सुबह आइएगा, हम लोग आपको मिलवा देंगे। इसी पर छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। रायपुर में कल शाम हल्की बूंदाबांदी हुई जिससे कि मौसम कुछ घंटे ठंडा रहा। कई जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। हालांकि राजनांदगांव में सबसे अधिक 41 डिग्री तापमान रहा और इसके साथ सुकमा में 38.4, रायपुर में 37.1, कवर्धा में 37.3 और बेमेतरा में 38 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और इसके साथ बिलासपुर में 36.7, जगदलपुर में 34.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।